हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और मैं आज से स्टार्ट करने जा रही हूं आपका नया चैप्टर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। बात कुछ ऐसी है भाई कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री का हम अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं विद एमसीक्यूज। मैंने उसी के साथ उसके एमसीक्यूज भी अच्छे से कंप्लीट करवा दिए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हमारा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु तथा अधातु। लास्ट क्लास में हमने कहीं ना कहीं इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, बट भाई वो तो हमने लास्ट क्लास में किया था और हमने ये तब तो नहीं जाना था कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि धातु जो है वो अधातु से अलग होती हैं। यही पूरी कहानी आज की क्लास में मैं आप सभी से करूंगी डिस्कस। तो क्या आप सभी तैयार हैं? और अगर सभी तैयार हैं तो भाई प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी आप जरूर किया करें। सेशन आपको कैसा लग रहा है ये भी बताया करें। साथ ही साथ इसे ज्यादा से शेयर करा करें अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी इन क्लासेस की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। इसी बात से अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज की क्लास। और जैसा कि आप जानते ही हैं, धातु तथा अधातु, ये केवल दो ही नहीं है, और भी चीजें होती हैं। जैसे इसमें एक उपधातु भी होती है जिसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु भी होती हैं। अब आप कहेंगे मैम ये उपधातु क्या होती है? जो उपधातु होती है उसमें धातु का भी गुण होता है, अधातु का भी गुण होता है, दोनों का ही गुण उसमें होता है। अब आते हैं हम आज की इस प्रॉपर सेशन की तरफ, है ना, क्योंकि थोड़ा सा मैंने उसके बारे में बता दिया है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है, पढ़ने बैठते फिर कहीं उपधातु मिलती है कंफ्यूज, पूरी तरीके की कंफ्यूज कि मैम क्या करें, अब ये कहाँ से आ गया। तो इसलिए मैं पूरा क्लियर करते हुए चल रही हूँ। चलो ध्यान से सुनना। अब हम अपना ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल की, बट उसके पहले थोड़ी सी कॉन्सेप्ट में आपके क्लियर करने वाली हूँ। देखो भाई, बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करूं, कंफ्यूजिंग पॉइंट इसके यही होते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले तो स्टूडेंट्स को नहीं पता है, दैट्स व्हाई वो उनका कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपको मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पता है तो आप दोनों में ही अंतर कर सकते हो, और आप फिर किसी भी मेटल, किसी भी एलिमेंट को देखकर पहचान सकोगे कि अच्छा इसमें ये सारी चीजें, इसका मतलब ये तो मेटल होगा, इसमें ये सारी चीजें, इसका मतलब ये तो नॉन मेटल होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? आप समझो। ये तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए मैंने एलिमेंट्स वर्ड का ही यूज क्यों किया है, मैंने तत्वों का ही प्रयोग क्यों किया है। मैं ये भी तो कह सकती थी कि जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, ये तो कंपाउंड होते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकती। ये आपको भी नहीं कहना है, आपके दोस्तों को भी नहीं कहना है, क्योंकि जो मैंने जिन तीनों चीजों का नाम लिया ये सारे ही एलिमेंट्स होते हैं। तो बोर्ड की तरफ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा। हम यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? एलिमेंट्स को हम कहते हैं तत्व। एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ये कहलाते हैं तत्व। एलिमेंट्स यानी तत्वों के बारे में अगर भाई मैं बात करूं, जो तत्व होते हैं ये कई सारे काम करते हैं। जैसे इनमें ना टोटल नंबर्स कितने होते हैं तत्वों के, तो वो होते हैं 118। कितने होते हैं भाई एलिमेंट्स में? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 118, 118। अब बात आती है कि मैम ये 118 बताया किसने? तो कई सारे साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने देखा कि अरे एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी है भाई? इक्वल है। और कई सारे एलिमेंट्स ऐसे भी निकले जिनकी प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट से अलग निकली, और कई ऐसे भी निकले जिनमें एक की प्रॉपर्टी भी थी और दूसरे की भी थी। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इसको क्लासीफाई ही कर दिया। तो 118 एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, है ना, 118 एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो ये कई, इसमें क्या आते हैं, कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी है? इक्वल। और वो सारे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज इक्वल हो, और जो नेचर में, मतलब अगर मैं नेचर की बात करूं, वहां नेचुरली मिले, हमारी प्रकृति में प्राकृतिक रूप से मिले, और जिनकी संख्या कैसी हो? 118 में सबसे ज्यादा हो। तो हमारे साइंटिस्ट ने बताया क्या किया, उन्हें नाम ही दे दिया, और हमारे साइंटिस्ट ने उन्हें नाम दिया है मेटल, यानी कि धातु।
क्या ये पॉइंट समझ में आया? अब सुनो, वहीं अगर बेटा मैं आपसे बोलूं कि कुछ हमारे साइंटिस्ट ने एक चीज और नोटिस करी कि जो कुछ मेटल्स थे वो इनसे कैसे थे, अलग थे, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज इनके इनसे कैसी थी भाई, अलग थी, और वो भी कई सारे थे, मतलब इसके बराबर तो नहीं थे, इससे कम थे, लेकिन थे तो वो भी बहुत सारे। तो हमने देखा कि साइंटिस्ट ने तब भी क्या किया, इन्हें नाम दे दिया। और इन्हें क्या नाम दे दिया, तो इन्हें नाम दिया नॉन मेटल्स, यानी कि बेटा इन्हें क्या नाम दे दिया, तो इन्हें नाम दिया है अधातु। अब बात आती है कि मैम ठीक है, हमें पूरी बात समझ में आ गई, आपने हमें बता दिया, लेकिन आपने ये स्पेस क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ मेटल्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आएंगे भाई, कुछ मेटल्स आएंगे। और अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये क्या कहलाए, हमारे साइंटिस्ट ने इसे नाम दे दिया मेटलॉइड्स, यानी कि उपधातु। सो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन हुआ, इसका वर्गीकरण हुआ, इसको क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो यही एक रीजन है कि मैं या आप अब जब भी किसी भी मेटल, किसी भी नॉन मेटल की बात करेंगे तो हम बोल देंगे कि ये एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट ही होते हैं, तत्व ही होते हैं, कंपाउंड नहीं होते। कंपाउंड की अगर मैं बात करूंगी तो वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि भाई कंपाउंड है। जैसे अगर मैं तुमसे बोल रही हूँ H2O, भाई ये एक कंपाउंड है। अब आप कहेंगे कि मैम ये एलिमेंट क्यों नहीं है, है ना इसमें एलिमेंट, ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन ये दो एलिमेंट मिलकर ही आपस में क्या बना रहे हैं, यौगिक यानी कि कंपाउंड बना रहे हैं, है ना, क्या बना रहे हैं, यौगिक यानी कंपाउंड बना रहे हैं। तो जब ये कंपाउंड बना रहे हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों ही मतलब एलिमेंट मिलकर एलिमेंट बनाए, नहीं, है एलिमेंट्स ही यहाँ पर दो अलग एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाने का काम कर रहे हैं, और उनके बीच में रेशो कैसा होना चाहिए, फिक्स, यानी हाइड्रोजन के दो एटम होने चाहिए और ऑक्सीजन का एक, तभी क्या बन पाएगा, जल, पानी, ये बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। तो आई थिंक अब आपको कंफ्यूजन जो है, वो आपकी जो कंफ्यूजन है आई थिंक वो क्लियर हो गई होगी। और मैं तो कह रही हूँ नहीं भी हुई हो, थोड़ी बहुत भी रह गई हो, इसके पहले वाला सेशन विशेष रूप से देखना, जहां पर मैंने इससे रिलेटेड पूरी चीजें और भी अच्छे से बताई हैं, क्योंकि अब हमारी आज की क्लास विशेष रूप से मेटल्स और नॉन मेटल्स को पढ़ने की है, तो हम इसमें और डिटेल में नहीं जा सकते। फिर भी मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये वाली कहानी समझाई। तो क्या बोलते हो, आगे बढ़ना चाहिए ना? चलो इसे भी ऐसे ही नोट करिएगा। अब आती है बात कि मैम हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते। चलो करते हैं, हम पता है क्या देखेंगे, पहले सुनो, हम इन्हें दोनों, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगी कि कुछ चीजें मैं तुम्हें बता दूं इसकी। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं ना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, पूरी अलग होती है, किससे, इससे, और इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज इससे पूरी अलग होती है। वहीं मैं उपधातुओं की बात करूं तो ये तो इन दोनों से ही अलग होता है। उपधातु मेटलॉइड्स जो होते हैं वो मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों से ही कैसे होते हैं, सॉरी अलग होते हैं, इस सेंस कि इसमें कुछ क्वालिटीज मेटल की होती है और कुछ नॉन मेटल की होती है, तो अलग ही हुए ना। मैं ये नहीं बोल सकती कि ये पूरी तरह से मेटल है, ये पूरी तरह से नॉन मेटल है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इसमें इसकी होती है। अब हम एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब बात ये आती है कि मैम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। भाई देखो, सबसे पहले तो है मिलाइबिलिटी, यानी कि आघात वर्धनीयता। मैम ये आघात वर्धनीयता क्या होता है, तो सुनो, तो सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में जाकर बैठा लो कि अगर कोई मेटल है, अगर कोई धातु है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि हम उसे ठोक पीट कर पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम नॉन मेटल के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन मेटल में एक गुण ये रहता है कि अगर हम उसे हथौड़े से ठोकेंगे, पीटेंगे ना, तो वो बिखर जाता है, ब्रिटलनेस का उसमें प्रॉपर्टीज होती है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। सो वहां ये चीज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं हमसे बोलूं कि बेटा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को अगर हम हथौड़े से ठोकेंगे, पीटेंगे, तो भाई वो तो पूरा बिखर जाएगा। लेकिन वहीं उसके कंपैरिजन में मैं आपसे बोलूंगी गोल्ड है, उसको हम ठोक पीट कर क्या पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। सो बात बस इतनी सी है। तो हमने देखा, मैम ने क्या बताया आपको कि जो मेटल्स होते हैं उनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है, यानी कि हम उसे हथौड़े से ठोक पीट कर पतली सी शीट, पतली सी चादर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलो
अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है मैम, हमें समझ में आ गई आपकी कहानी। तो क्या सारे ही मेटल्स में ये क्वालिटीज होती हैं? हाँ जी बिल्कुल होती हैं, लेकिन आप मरकरी को लेकर मत आ जाना, क्योंकि मरकरी इसमें नहीं आएगा। मरकरी में आघात वर्धनीयता का गुण कैसे होगा? क्या हम मरकरी को ठोक पीट सकते हैं? क्या हम उसे पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं? भाई वो तो लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव अवस्था में होती है, तो हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब सुनो, तो हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि मैम हमें ये पता चल गया कि जितने मेटल्स होते हैं मरकरी छोड़कर, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में, बाकी सारे मेटल्स में ये गुण तो है ही कि हम उसे ठोक पीट कर पतली सी चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं हथौड़े से ठोकने पर। तो धातुओं को ठोक पीट कर चादर में बदला जा सकता है, इस गुण को ही आघात वर्धनीयता कहते हैं। द प्रॉपर्टी विच अलाउस मेटल टू बी हैमर्ड इनटू शीट कॉल्ड सेड मलाइबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल है गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन मैम आपने यहाँ दो ही एग्जाम्पल क्यों लिखे हैं? आप चाहते, क्योंकि आप ही तो बोल रहे हो कि इसमें मरकरी पारा छोड़कर सारे जो मेटल्स हैं वो आ जाएंगे, है ना? तो आप एक बात बताइए, आपने सारे के नाम क्यों नहीं लिखे? सबसे पहले इन्हीं का ही नाम क्यों लिखा है? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि बात अगर मेटल्स की आएगी तो उसमें सबसे टॉप पर हर चीज में जो रिएक्ट करने वाला होगा एलिमेंट, वो सोना और चांदी ही होगा। वो क्या होगा? सोना चांदी ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा गोल्ड की बनती है ज्वेलरी, भाई चांदी की भी बनती है, लेकिन मैं तुमसे बोलूं आयरन की, लोहे की ज्वेलरी बनती है, क्या तुम कहोगे नहीं मैम? तो तुमने कभी नोटिस किया है कि वो गोल्ड पर, वो सिल्वर पर कितना बारीक वर्क होता है? मतलब हम उसको कितने तरीके से चेंज करके उसका कुछ भी बना सकते हैं। आयरन उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग होता है, वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता जितना ये फ्लेक्सिबल होते हैं। सो यही यही एक कारण है। आएंगे मेटल्स, आएंगे सारे मेटल्स ही, लेकिन सबसे टॉप पर क्या आएगा? जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण किस धातु में पाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? सोना चांदी। सबसे टॉप पर सोना चांदी। क्लियर ये चीज? सो आई थिंक आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अब अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि भाई हमें मैम ने बता दिया है कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि जो मेटल्स होते हैं उनका सबसे पहला गुण क्या है ना, तो आप बता देना कि उनमें मिलायबिलिटी होती है, यानी कि उनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। जहां पर हम मेटल्स को पकड़ सकते हैं, उसे हम अगर हथौड़े से ठोकेंगे तो फिर वो पतली सी शीट में क्या होगा भाई? कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, दिवाली की अगर मैं बात करूं या किसी भी फेस्टिवल की अगर मैं आपसे बात करूं, तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि उस समय हमारे यहाँ जो मिठाइयाँ आती हैं, उसमें जो मिठाइयाँ होती हैं उसके ऊपर एक पतली सी शीट होती है कि नहीं होती है? चांदी की पतली सी परत होती है कि नहीं? अरे भाई काजू कतली खाई होगी, तरह तरह की मिठाइयाँ आती हैं जिसमें हम देखते हैं कि उसकी सजावट के लिए, उसकी सुंदरता के लिए उसमें चांदी की इतनी पतली लेयर होती है कि अगर हम उसे थोड़ा सा ऐसे हाथ से भी टच करेंगे ना, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है अलग अलग हो जाएगी। अब आप मुझसे ये नहीं बोल सकते हो, या मुझसे नहीं बोलकर तुम ये नहीं सोच सकते हो कि अब एक काम करता हूँ, अब घर में मिठाई आएगी उसकी सारी चांदी निकाल दूंगा और उसको मैं लेके जाऊंगा सुनार के यहाँ, ज्वेलरी वाले के यहाँ, ज्वेलर शॉप पर लेकर जाऊंगा और मैं वहां उससे बोलूंगा कि मुझे इसे बेचना है। भाई वो भगा देगा आपको, क्योंकि आप ये चीज वहां नहीं कर सकते हो। सो बात कुछ ऐसी है कि वो हमारे खाने योग्य वाली होती है, मतलब वो है तो चांदी ही, लेकिन मतलब वो एक ऐसी चांदी है, बहुत ही पतली है, वो इतनी पतली है कि वो केवल सजावट, साज सज्जा के लिए ही उसका यूज किया जाता है। भाई चॉकलेट्स जो हम खाते हैं उनके जो रैपर्स होते हैं वो भी तो किसके होते हैं? तो वो आपने कॉपर का तो नाम सुना ही होगा, एल्यूमिनियम का नाम सुना ही होगा, बेसिकली कॉपर के होते हैं वो। तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो हम अपने खाने पीने में भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूज करते हैं। तो हमने एक चीज नोटिस करी कि हाँ, अब मतलब आप मेरी बात से क्लिक कर पा रहे हो, जैसे हमारे घर में खाने को गर्म ही रखने के लिए वो फॉइल पेपर का यूज किया जाता है। सब आप समझ जाइए कि जितने भी मेटल्स होते हैं हम उन्हें क्या कर सकते हैं? पतली सी शीट में इजीली आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक आपका सारी चीजें यहाँ क्लियर हो गई हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे टॉप पर क्या आएगा? सोना चांदी आएगा, क्योंकि ज्वेलरीज में हम इसी का यूज करते हैं और ये तो तरह तरह से चेंज हो सकती है। अच्छा, एक चीज और, अब मैं आपसे बोलूं कि भाई ये तरह तरह से चेंज हो सकती है, तो घर में कोई सोना चांदी लेकर उसमें ठोक पीट के एक्सपेरिमेंट मत करने लगना। उसका भी एक तरीका होता है ये चीज करने का, वो हम नहीं कर सकते हैं। वरना आप सोचो कि अरे मैम ने बताया था कि हम इसे पतली सी शीट में कन्वर्ट करके कैसे भी चेंज कर सकते हैं, तो चलो आज मैं यही करूंगा। आप नहीं कर पाओगे तो आपको नहीं करना है ये चीज, है ना? चलो, डक्टिलिटी, तन्यता। अब मैम ये तन्यता क्या होता है, तो सुनो, मेटल्स कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर। जब हमने ये देखा कि जो मेटल्स होते हैं उसे हम पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या हम उसे पतले से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं?
क्या बोलते हो भाई, ये भी तो पॉसिबिलिटी होगी ना कि हम जो मेटल्स हैं उन्हें पतले से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाँ जी, ये भी प्रॉपर्टी होती है, ये भी गुण होता है, जिसमें सबसे टॉप पर क्या होगा, सोना तथा चांदी। तो मैम ने आपको एक और बात बताई कि आप जहां धातु को पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, वहीं आप धातु को एक थिन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एक पतले से वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ मेरा? चलो, अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो गोल्ड और सिल्वर इसका एग्जाम्पल होगा, यानी सोना और चांदी इसका एग्जाम्पल होगा। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर भी सोना चांदी, हाँ जी, सबसे टॉप पर मेटल्स में कहीं पर भी टॉप पर रहने की बात आएगी तो सब में सोना चांदी ही होगा। और ये पूछा जाता है कि मलायबिलिटी का सबसे ज्यादा गुण किसमें होता है ना, डक्टिलिटी का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो हम बता देंगे कि भाई हर चीज में सोना चांदी ही टॉप कर रहे हैं अभी तो, और दोनों ही महंगे आते हैं। जैसे चांदी की बात करूं तो ये किलो के भाव से चलती है, आपको पता ही होगा कि जो चांदी है वो किलो के भाव से चलती है ना। अभी आई थिंक इसका जो रेट है वो 68 या 70 अराउंड चल रहा है, जितना मुझे पता है ना। और हो सकता है घटता बढ़ता है, क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है तो एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डेली का है कि 500 1000 थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। और वहीं में अगर गोल्ड की बात करूं तो भाई गोल्ड तुम्हें पता ही है कि गोल्ड कैसा चलता है, तो वो कैरेट में चलता है। जैसे 24 कैरेट का गोल्ड चलता है, 22 कैरेट का गोल्ड चढ़ता है, 18 कैरेट का चढ़ता है। तो आप कहेंगे कि मैम बेस्ट कौन सा होता है, तो अगर तुम सोचो कि मेरे यहाँ तो है बहुत पैसा, मेरी शादी होगी तो मैं मेरी बीवी के लिए, मैं अपनी वाइफ के लिए 24 कैरेट का ही गोल्ड बनवाऊंगा, उसमें गोल्ड बनता ही नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ना सबसे प्योर गोल्ड कौन सा होता है, सो यस वो 24 कैरेट का ही होता है। लेकिन 24 कैरेट की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें कभी भी गोल्ड नहीं बनता है, क्योंकि 24 कैरेट में जो गोल्ड बनेगा वो मतलब उसमें जो ऑब्वियस सी बात है, 24 कैरेट मतलब इसका ये हुआ कि वो प्योर गोल्ड है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। अब जो पूरी तरह से प्योर है तो गोल्ड कैसा हो जाएगा, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होने के कारण आसानी से टूट जाएगा, दैट्स वाई उसमें कभी भी ज्वेलरी नहीं बनती, उसमें बिस्किट्स मिलते हैं, ठीक है, खाने वाले नहीं। और दूसरी चीज की मैम ज्वेलरी किसमें बनती है, तो वो 22 कैरेट, मतलब अलग अलग चलते हैं, 24 22 18 कैरेट। जैसे 22 कैरेट की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे 24 कैरेट होता है प्योर गोल्ड, इसमें ज्वेलरी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि अगर इसमें ज्वेलरी बनेगी तो वो टूट जाएगी आसानी से। और वहीं मैं बात करूँ 22 कैरेट की, है ना, तो इसमें तो भाई कितना परसेंट गोल्ड है ना, रुको लिख लूं मैं पहले आपको समझाने के लिए। इसमें कितना परसेंट गोल्ड होता है, तो इसमें होता है 100%। इसमें आप लगभग मान के चलो 92 से 92%, और इसमें 75% गोल्ड होता है। भाई सब अपनी श्रद्धा के अनुसार ही गोल्ड खरीदते हैं, जिसको लगता है कि गोल्ड खरीदना है थोड़ा सा पैसा कम है, क्योंकि भांति भांति के लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है, सबकी इच्छाएं होती हैं, सो वो ये वाला गोल्ड खरीदते हैं, है ना। और 22 कैरेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें 90 से 92% तक गोल्ड होता है। तो कॉमनली जो ज्वेलरी बनाने के लिए या ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं वो यही वाला प्रेफर करते हैं, है ना। और बाकी ये वाला प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें ज्वेलरी बनाने का कोई सेंस निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो आसानी से टूट जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। तो जल्दी जल्दी से फटाफट से अच्छी अच्छी पढ़ाई करो, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, जितना जल्दी जॉब ले सकते हो, ताकि हम ये वाला ना बनाए भाई, ये वाला बनवाएं गोल्ड। समझ रहे हो? चलो, तो ये मैंने आपको इसकी भी कहानी बता दी, है ना, ताकि आपको भविष्य में इसका नॉलेज रहे। और जिनको भी माइंड में भाई कुछ ऐसे भी रहते हैं स्टूडेंट्स, जैसे एक दिन एक स्टूडेंट बोल रहा था कि मैम 1 लाख का हार बनेगा तो वो तो कितना बड़ा बनेगा, क्योंकि बॉयज को ये चीजें नहीं पता रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 1 लाख के हार में तो वो गले में ही चिपक जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा बहुत हमें नॉलेज रखना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ोगे तो मैम तो सामने खड़े हैं, मैम बीच बीच में सब बताते रहेंगे, ठीक है। चलो, तो हमने दोनों चीजें देख ली कि मेटल्स में दो प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स की अच्छे से, बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है, बहुत अच्छे से पढ़ ली है। चलिए नेक्स्ट आए अब अगली कहानी, कंडक्टिविटी, चालकता। मेटल्स में एक गुण और होता है और वो होता है कंडक्टिविटी। मैम ये कंडक्टिविटी क्या होती है, चालकता क्या होती है, इसे तो बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि कई सारी बुक में ना ये इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, पर मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ, सो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप आराम से पढ़ सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनिएगा चालकता के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। किसके गुड कंडक्टर होते हैं, तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, विद्युत और ऊष्मा की
सबसे अच्छा चालक क्या होते हैं, तो वो धातु ही होते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पाटा लिखा है, इसको पारा ही करेंगे, मरकरी होता है। सो बात कुछ ऐसी है भाई, अगर तुमसे कोई बोले, क्या बोले कि जो मेटल्स होते हैं, है ना, मेटल्स क्या होते हैं, इधर लिखती हूँ ताकि मैं उधर समझा सकूं। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप बता देना कि भाई ये होते हैं गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर, लेकिन मैम किस चीज के, तो गुड कंडक्टर होते हैं दो चीज के, है ना। दो चीज कौन कौन सी हैं, तो भाई एक तो हो जाएगा हीट और एक हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। एक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, यानी कि एक हो जाएगी भाई ऊष्मा, एक हो जाएगी भाई ऊष्मा और एक क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बोले तो विद्युत। लेकिन मैम इन दोनों का सुचालक है क्या ये, हाँ जी बिल्कुल है। गुड कंडक्टर मतलब सुचालक, जहां पर विद्युत आसानी से प्रवाह हो सके, इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सके और वहां पर हीट यानी ऊष्मा भी आसानी से प्रवाहित हो सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम अगर हमसे कोई पूछेगा कि ऐसा कौन सा मेटल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही गुड कंडक्टर, सबसे बेस्ट कंडक्टर, क्योंकि हमने धातुओं के बारे में जाना कि हाँ कि ये जो होती हैं गुड कंडक्टर होती हैं, लेकिन उसमें भी बिल्कुल टॉप पर क्या होगा, तो सुनो, अगर आपसे कोई टॉप पर पूछे तो आप आंसर क्या लगाओगे, चांदी। यहाँ सोना आंसर मत बता देना, माना चांदी सोना हर चीज में टॉप होता है, लेकिन बर्तनों में चांदी टॉप करेगा, सोना नहीं। वरना तुम मम्मी से बोलो कि मम्मी सोने की अपन कटोरी या भगोना और ये सब लेके आते, मम्मी मारेंगी लपाड़े खींचकर, मम्मी कहेंगी तुमको पता नहीं है रेट क्या चल रहा है मार्केट में। हाँ, तो अभी मैं इसकी भी कहानी बता रही हूँ कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो चांदी के बर्तन यूज करते हैं, वायर्स में इसका यूज करते हैं। सुनो, तो पहली बात तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हाँ जी टॉप पर क्या होगी, चांदी, सबसे पहले नंबर पे गुड कंडक्टर में चांदी, फिर क्या बोलोगे, तांबा, और फिर क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम। क्या बोलोगे भाई, एल्यूमिनियम। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम बोलोगे। तो हमने एक चीज नोटिस करी कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जिसमें चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम आएगा। अब बात आती है कि मैम ये जो आपने बोला है चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये दोनों के लिए है क्या, तो सुनो, एक्चुअली क्या होता है, हीट को हम पहले समझते हैं। अब बात ऐसी है कि हमने कोई बर्तन लिया, मान लो ये बर्तन है और हमने इसे गैस पर रख दिया, मान लो ये गैस है और हमने लगा दी इसमें आग, आग मतलब गैस जला दी, है ना, ये कुछ कुछ ऐसे निकल रही है, समझ जाओ। और हम बना रहे हैं, एक ही चीज बनाना आती है हमको तो भाई, और वो क्या बना रहे हैं हम, मैगी बना रहे हैं। ऐसी उलझी सी मुड़ी हुई सी हम क्या बना रहे हैं, मैगी बना रहे हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि ये इससे जलती क्यों नहीं है। अब आप कहेंगे मैम आपने ये तो डिस्कस ही नहीं किया कि इसमें मेटल कौन सा है। मैं तो कह रही हूँ मेटल का कोई भी बर्तन है, मेटल का कोई भी बर्तन है, कोई भी धातु है, कोई भी धातु का कुछ भी बर्तन है, तो हमने देखा कि वो जलता नहीं है, बल्कि ये होता है, पहली बात तो इसे ढक भी देते हैं ना, पहली बात तो ये होता है कि ये मैगी को पका देती है, लेकिन कैसे पकाती है, और हमारी मम्मी क्या करती है, कई बार एक ही चीज में पहले मान लो सब्जी बनाई, फिर थोड़ी देर में उन्होंने उसी में दाल बना दी, मतलब मम्मी तो एक ही बर्तन में कॉन्टिन्यूसली कई सारी चीजें बना देती हैं। तो मैम वो जलता क्यों नहीं है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं ना वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के। हीट क्या करती है, जैसे ये मान लेते हैं कोई भी एक मेटल है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम टॉप पर सबसे टॉप वाला मेटल लेते हैं चांदी, तो हमने देखा कि जब यहाँ से ऊष्मा का प्रवाह होता है ना तो ये इस तक पहुंचता है, और जब ये इस वाले हिस्से तक पहुंचता है तो ये क्या करता है, इसको अधिक मात्रा में फिर ऊष्मा मिलेगी। भाई तुम्हें पता है ना, तुम्हारा ये मेटल का जो बर्तन है वो गर्म होने लगेगा, तो ये क्या करता है, इससे प्राप्त ऊष्मा का प्रवाह कर देता है, उसको कहाँ पहुंचा देता है, अंदर के साइड पहुंचा देता है, जिसके कारण अंदर क्या मिलती है, ऊष्मा, अंदर क्या मिलती है, हीट। सबसे ज्यादा हीट ये नीचे मिलती है। तो कई बार नोटिस करना कि अगर हम कुछ बना रहे हैं, कुछ पका रहे हैं और हम उसे चलाते नहीं हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जल जाता है। तो ये चीज तो है यहाँ पर, अगर तुम मैगी बना रहे हो, इसे गोल गोल घुमाओगे नहीं तो वो जल जाएगा, क्यों, क्योंकि हीट ज्यादा मात्रा में नीचे ही तो होगी ना,
ऊपर तक भी जाएगी लेकिन नीचे के हिस्से को फिर वो जला देगी, इसलिए हम उसे बार बार चलाते हैं। तो जब हम चलाएंगे तो ऊपर वाली मैगी नीचे, नीचे वाली ऊपर, जिसके कारण हमारा जो खाना है वो आसानी से पक जाता है ना। और जब पक जाता है तो हम अपनी गैस को बंद कर लेते हैं। पॉइंट समझ में आया? चलो, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि हीट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बताया, हीट के बारे में बताया कि यस, जो हीट होता है वो गुड कंडक्टर होता है ना। और किसका गुड कंडक्टर, मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। हीट में भी सबसे टॉप पर चांदी आएगी। पहले के समय में राजा रजवाड़ा जो रहा करते थे, पहले के समय में राजा महाराजा जो हुआ करते थे, उनके यहाँ खाना चांदी के बर्तनों में ही बनता था। लेकिन हम मतलब चांदी देखो यार महंगी आती है, कैसी आती है, महंगी आती है। तो हम ये सोचेंगे कि इस महंगी चांदी में हम खाना बना लेते, वो चीज पॉसिबल नहीं है। हम बेसिकली इसका यूज ज्वेलरीज में करते हैं। क्या होता है कि चांदी में अगर हम खाना बनाने जाएंगे तो खाना जल्दी पक जाएगा और अच्छे से पकेगा, जो कि नॉर्मली भी पकता है, पर चांदी गुड कंडक्टर है, सबसे अच्छा वाला कंडक्टर है। क्लियर? सेकंड नंबर पे तांबा होता है, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम होता है ना। तो ये चीज मैंने आपको बताई है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हमने जान लिया कि भाई हीट का तो ये कैसा है, गुड कंडक्टर है। अब क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिसिटी का भी देखते हैं, विद्युत का भी देखते हैं। तैयार हो उसके बारे में जानने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जान रहे थे, है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। अब बात आती है कि मैम अगर इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है ना, हीट की मेटल जो है गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का भी, तो मैम एक बात बताइए, अगर ये ऐसा होता है तो हम अपने इलेक्ट्रिक वायर में इसका यूज क्यों नहीं करते हैं, हम विद्युत तार में इसका यूज क्यों नहीं करते हैं? तो वो भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता देती हूँ। क्या देखो, पहली बात तो चांदी का हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि चांदी महंगी होती है और हम इंडिया में हैं, हम इंडिया में, और आपको पता है हमारे यहाँ चप्पलें चोरी हो जाती है, ये भी चोरी हो सकता है। वो बहुत महंगी होने के कारण हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बात ये आती है कि मैम फिर हम किसका यूज करते हैं? तो अब आपको पता ही है कि हम तांबे का यूज करते हैं और एल्यूमिनियम इसमें थर्ड नंबर पर आता है, पर हम उसका इलेक्ट्रिक वायर में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो जल सकता है, मतलब उसको अगर ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो वो बर्न हो सकता है, जल हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि चलो ठीक है, तो हमने ये जाना कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हमने एग्जांपल्स भी देख लिया है और हमने सबसे टॉप वाला भी देख लिया, और हम इसका एक्सेप्शन देखने जा रहे हैं। और ये एक्सेप्शन किसका है? तो सुनो, ये सीसा और ये पारा है ना, मरकरी और लेड की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही किसके एक्सेप्शन है? तो ध्यान से सुनना, ये एक्सेप्शन है भाई हीट के, हीट के एक्सेप्शन है, ये इलेक्ट्रिसिटी के नहीं है। ठीक है ना। सो आई होप कि आपको कंडक्टिविटी, चालकता भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मेटल्स जो हैं वो जनरली सॉलिड ही होते हैं, धातुएं प्रायः ठोस ही होती हैं। एक्सेप्शन क्या होगा इसका? तो यस, इसका एक्सेप्शन भी होगा मरकरी यानी कि पारा। हाँ, तो हमें एक बात और पता चली कि नेचर या प्रकृति के फॉर्म में अगर हम मेटल्स को देखने जाएं तो यस कि ये कैसे होते हैं, तो ये सॉलिड ही होते हैं। लेकिन मैम ने बताया था कि अरे एक मेटल ऐसा है जो इसका एक्सेप्शन होगा। देखो, हम केमिस्ट्री पढ़े और हमें एक्सेप्शन ना मिले, ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। तो हमें अगर इसमें केमिस्ट्री में पढ़ना है तो हमें एक्सेप्शंस भी लेकर चलने पड़ेंगे। यस, इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? मरकरी यानी कि पारा, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होता है, वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक प्रकार की धातु होती है। डन। मेटल्स आर जनरली सॉलिड, है ना। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड। ये भी सच है, मेटल्स सॉलिड भी होते हैं, मेटल्स हार्ड भी होते हैं। तो हम सारे मेटल्स नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, तो हम ऑल वर्ड्स का वहां पे यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या देख रहे हैं कि धातुएं प्रायः कठोर होती हैं, लेकिन दो धातुएं ऐसी हैं, है ना, वो कौन कौन सी है? सोडियम है और पोटेशियम है। ये इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं कि ये चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातु होती है। पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? सोडियम और पोटेशियम होंगी, है ना। सॉरी, तो वो क्या होंगे? सोडियम और पोटेशियम होंगी। सो मेटल्स आर जनरली हार्ड। अब दोनों में कंपेयर आपको खुद करना है कि हाँ, मैम ने बोला था मेटल सॉलिड भी होते हैं, मेटल हार्ड भी होते हैं।
मेटल सॉलिड भी होते हैं और मेटल हार्ड भी होते हैं। तो जहां पर बोल रहे हैं कि मेटल सॉलिड होते हैं तो वहां पर हम एक एक्सेप्शन ले आएंगे कि एक मेटल है जो कि कैसा है, लिक्विड है। और जहां पर बोल रहे हैं कि मेटल्स हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, वहां पर हम और एक्सेप्शंस ले आएंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम आसानी से उसे चाकू से कट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। पांचों पॉइंट हो गए, छठवां पॉइंट है चमक, लस्ट्रस। भाई वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें एक ये क्वालिटी होती है, ये गुण होता है किसका, लस्ट्रस का, यानी कि चमक का, क्योंकि धातुओं में चमक का गुण भी पाया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है, जितनी भी धातुएं होती हैं भाई वो चमकदार होती हैं। कैसी होती हैं, वो होती हैं चमकदार। और आप कहेंगे मैम सभी धातुएं होती हैं, हाँ जी सभी धातुएं होती हैं। अब सबसे टॉप पर क्या होती है, सोना चांदी। सुनो, इनमें भी सबसे टॉप पर क्या होगा, तो इनमें भी सबसे टॉप पर है चांदी, यानी कि सिल्वर। अच्छा एक बात बताओ, आपने कई बार नोटिस किया होगा हमारे घर में जो ज्वेलरीज होती हैं, है ना, हमारे घर में जो आभूषण होते हैं, जो गहने होते हैं, हमने कई बार नोटिस किया है कि हमारी मम्मी, हमारी दादी, दादी हमारी परदादी, परदादी हमारी परदादी, तो ऐसे करके जो हमने देखा है कि कुछ ज्वेलरीज ऐसी होती हैं जो बहुत सालों से चलती हुई आ रही हैं। उन ज्वेलरीज के बारे में अगर मैं बात करूं जो सालों से चलती आ रही हैं, आपने कभी नोटिस किया कि ये काली क्यों नहीं पड़ती हैं, ये खराब क्यों नहीं होती हैं? वो नहीं होंगी खराब, क्योंकि उनमें एक चमक का गुण होता है। हाँ ये है कि एक कई सालों के बाद आने के बाद उनमें वो चमक चली जाती है, पर आपको पता है ना कि वो पॉलिश हो सकती हैं। जैसे हमने कई बार नोटिस किया है हमारी मम्मी की जो ज्वेलरीज है, मम्मी ने मतलब मम्मी को दादी ने दी, तो दादी को किसी उनकी उनकी सास ने दी, ऐसे करके सिस्टम चला आ रहा है। अब मान लो कि आपकी शादी हो रही है ना, यहीं से ही मैं समझाती हूँ, तो वो यहाँ पे क्या शादी की बात करो ना तो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाता है, याद रह जाती हैं चीजें। तो मान लेते हैं आपकी शादी हो रही है, आपके पेरेंट्स ने बोला, मम्मी ने बोला कि ये एक ऐसी ज्वेलरी है जो सदियों से चली आ रही है, मतलब पहले से, तो ये तुम्हारी बीवी को भी हम देंगे। ठीक है, तो आपने फिर आपको क्या ही लेना देना है ना, लेकिन फिर भी आप देख समझ तो रहे हो, तो आपने ये चीज नोटिस करी कि वो पहले उसका कलर कैसा था, थोड़ा सा अलग था। लेकिन फिर मम्मी ने बोला, जैसे मान लो आपने बोला कि मम्मी इसका तो कलर ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी हो, फिर मम्मी कहेंगी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम पॉलिश करवाएंगे, और जब हम इसे पॉलिश कराएंगे बिल्कुल चमकदार नई जैसी दिखने लगेगी। ये बिल्कुल होता है, बिल्कुल कहीं किसी ने गलत नहीं बोला है। सो यस, फिर अगर जब उसमें पॉलिश होती है ना तो वो कैसे होने लगते हैं, बिल्कुल चमकदार, चमकने लगते हैं। जिनमें सबसे ज्यादा चमक किस में रहती है, चांदी में रहती है, सोने में भी रहती है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में भी चांदी कैसी होती है, बिल्कुल टॉप पर हो गई। यहाँ पर चांदी भी इसमें क्या हो गई, टॉप पर हो गई। ठीक है ना, चलो तो हमने देख लिया कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें चमक का गुण होता है। हाँ लेकिन एक चीज और है कि इनमें सबसे ज्यादा चमक का गुण होता है। वहीं अगर मैं जैसे आयरन की बात करूं, अगर कहीं लोहा कई सालों तक है तो वो धीरे धीरे करके डल होता जाता है, ये गुण इनमें नहीं आता है, उनके कंपैरिजन में बहुत कम आता है। जैसे कई सालों तक हमारे घर में ज्वेलरीज तो होती हैं, लेकिन हम कहें वो काली पड़ जाए ऐसा कुछ इनमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सोनोरस। यस, ध्वनिक की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, ध्वनिक की अगर मैं बात करूं, सो मेटल्स में ध्वनिक का गुण भी होता है। सुनो, ये भी एक मेटल ही है, एडी है। अगर मैं इसे ऐसे, आवाज आ रही, तो ये ध्वनिक का गुण कहलाता है। सो हमें मैम ने एक चीज और आपको बताई कि धातुओं को किसी ठोस सतह पर टकराने पर वे ध्वनि यानी कि गुंजन पैदा करती हैं। केवल धातुओं में ही ये गुण होता है, ये अधातुओं में नहीं होता है, ये अधातुओं में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। तो हमने एक चीज और भी बहुत अच्छे से जान ली है कि जितनी धातुएं होती हैं वो ध्वनि भी उत्पन्न करती हैं, अधातु ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं। क्लियर, चलो। सो मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी एक डिस्कशन का पॉइंट है। यस, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेटल्स होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही कैसे होते हैं, हाई होते हैं, यानी कि उच्च होते हैं। तो ये भी अपने दिमाग में बैठा लो कि जो मेटल्स होंगे उनका गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है, उच्च होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, लेकिन अपवाद है, और वो क्या है, गैलियम है, और वो क्या है, सीजियम है। गैलियम का कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है, सीजियम का कितना होता है, 28 डिग्री सेल्सियस होता है।
क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? तो हमने जान लिया कि जो मेटल्स होते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होता है, लेकिन भाई केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन तो ये नहीं चलेगा, तो हमें यहाँ पर गैलियम सीजियम इसके एक्सेप्शन मिल गए। समझ में आई कहानी की नहीं आई? अब नॉन मेटल्स पे बढ़ने की तरफ थोड़ा सा पीछे चलो, थोड़ा से पीछे चलते हैं और सुनते हैं। सो अब कोई आपसे पूछे कि चलो अब बताओ, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ने के बाद अब कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, है ना? और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि चीजें क्लियर हो रही हैं, सब बिल्कुल परफेक्ट है ना? और मेरी बात सुनो। सो बात कुछ ऐसी है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि चलो मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ, तो अब तो बता दोगे ना? क्या बताओगे? मुझे पता है कि मेटल्स में मलाइबिलिटी होती है, आघात वर्धनीयता का गुण होता है, और क्या बोलोगे? उसमें तन्यता डक्टिलिटी होती है, और क्या बोलोगे? कि जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। फिर क्या बोलोगे? कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड, मेटल्स आर जनरली हार्ड। फिर मेटल्स में सोनोरस का भी गुण होता है, मेटल्स में ध्वनि, सोनोरस ध्वनि का गुण के साथ साथ चमक भी होती है ना? मतलब उसका सरफेस कैसा होता है? शाइनी भी होता है। क्लियर? तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है? हाई। एक्सेप्शंस याद रखना, वो भी मैंने आपको साथ साथ में बताएं। तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना? चलिए आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। सबसे पहला पॉइंट तो है ब्रिटलनेस, यानी कि भंगुरता। हम ये भंगुरता क्या होता है? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जितनी भी अधातुएं होती हैं, भाई उनमें भंगुरता का गुण का मतलब ये है कि अगर हम इसे ठोकेंगे पीटेंगे तो ये क्या होगी? पाउडर के रूप में बदल जाएगी। मैंने बोला ना, ग्रेफाइट लो, उसको एक हथौड़ा मारो, टूट के बिखर जाएगा। तो वो टूट कर बिखर जाने का गुण ही ब्रिटलनेस कहलाता है, भंगुरता कहलाता है, ठीक है ना? कंडक्टिविटी, चालकता। देखो एक चीज और, नॉन मेटल्स हर चीज में बुरे होंगे। बताओ, टूट के बिखर जाते हैं तो कितने रिस्की हैं ये, है ना? तो ये हर चीज में उल्टा ही काम करेंगे, मतलब ये हर चीज में बुरे होते हैं, और मेटल्स हर चीज में अच्छे होते हैं, ठीक है? तो अब कंडक्टिविटी, चालकता, जैसे हमने देखा था कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, ये बुरे चालक होते हैं, ठीक है? तो हमने जाना कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी कि विद्युत, जो अधातुएं हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। अब इसका एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है भाई? ग्रेफाइट। सुनना मेरी बात, एक्सेप्शन ग्रेफाइट है। अब कोई बोले मैम ग्रेफाइट क्या है, तो कार्बन का तो नाम सुना ही होगा। कार्बन की अगर मैं बात करूं, जैसे नेक्स्ट जो क्लास होगी इसकी ठीक बाद वाली, तो उसमें मैं कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कार्बन की अगर हम बात करें तो उसके दो दो पार्ट में वो बटा होता है, एक क्रिस्टलाइन होता है और एक नॉन क्रिस्टलाइन होता है, यानी क्रिस्टलीय होता है और एक अक्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलीय में जो कार्बन रहता है वो शुद्ध होता है, और अक्रिस्टलीय में अशुद्ध होता है, कार्बन की मात्रा कम होती है ना? वहां पर हम डायमंड के बारे में, फुलेरीन के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, कोल के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ग्रेफाइट क्या होता है? तो ये कार्बन का अपर रूप है, लेकिन ये क्या होता है भाई? तो ये विद्युत का होता है सुचालक। विद्युत का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। कौन? और वो होता है ग्रेफाइट। तो हमने एक बात जानी कि हमें ये पता चला कि भाई जो नॉन मेटल्स है वो हर चीज में बुरे ही होते हैं, और हमें ये बात पता चली नॉन मेटल्स में भी, जो नॉन मेटल्स में क्वालिटीज होती है कि बैड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी दोनों के, पर इसका एक एक्सेप्शन देखा, यानी कि ग्रेफाइट देखा, जो कि गुड कंडक्टर था। किसका था? यानी कि वो विद्युत का था। आपने पेंसिल यूज की है बचपन में, आपने देखा होगा उसकी जो नोक होती है, नुक्की होती है, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की तो होती है। सो ग्रेफाइट जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट के, ठीक है? सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के नहीं। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद लस्ट्रस। एक बात बताओ, तुमने कभी किसी नॉन मेटल को चमकते हुए देखा है? अब ये मत कहना कि मैम जो डायमंड है वो चमकता है, भाई उसके पीछे मैं आपको कारण बताऊंगी, वो चमकता नहीं है। नॉन मेटल्स, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें चमक का गुण नहीं पाया जाता है। एक्सेप्शन आयोडीन। एक्सेप्शन इसका क्या है? आयोडीन। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, बिल्कुल सही। नॉन मेटल्स नहीं चमकते हैं, लेकिन आयोडीन इसका एक अपवाद है, ये चमकता है, शाइनी होता है, ठीक है? हमने देखा था मेटल्स चमकती हैं, नॉन मेटल्स नहीं चमकती है। मेटल्स गुड कंडक्टर थी और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर। हमने देखा जो मेटल्स थे उनको वो पतली सी शीट में कन्वर्ट हो रहे थे, नॉन मेटल शीट में कन्वर्ट ना होकर टूट के बिखर रहे थे। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट।
हमने देखा था मेटल्स कैसे थे, तो वो थे हार्ड और वो थे कैसे सॉलिड, और ये कैसे होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। ध्यान से सुनना, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है और वो क्या है, डायमंड। डायमंड क्या है, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, यानी कि ये कार्बन का क्या है भाई, अपर रूप होता है। ठीक है, चलो कार्बन का ये क्या होता है, तो ये होता है अपर रूप, कार्बन का अपर रूप ये होता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलिए, नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस, यानी कि ये हमसे ये कह रहे हैं कि अधातुएं होती हैं वो प्राय ठोस भी होती हैं और गैस भी होती हैं, दोनों ही अवस्थाओं में होती हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं उनमें भी हमने देखा था कि वो कठोर भी थी, सॉलिड भी थी, हमने जाना था। वैसे ही ये भी कैसी होती हैं, सॉलिड स्टेट में भी होती हैं, गैसियस में भी होती हैं, यानी कि अधातुएं ठोस अवस्था में भी मिल जाएंगी, गैसीय अवस्था में भी मिलेगी, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है ब्रोमीन। ये लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली एक नॉन मेटल होती है। अब पता है कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा मेटल है, इनमें से कौन सा नॉन मेटल है, और अस्कर आके वो ना लिक्विड वाले को दे देते, तो हम कंफ्यूज होते कि अरे यार ये तो लिक्विड में होता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान रखना, ये पढ़ने के बाद तो आपको ध्यान रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई मेटल्स का कैसा था, हाई था, इसका कैसा होगा, लो होगा। इसके एक्सेप्शन है लेकिन डायमंड, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो अधातुओं की भी गलनांक एवं क्वथनांक के भी नहीं, अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, तो निम्न होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, तो वो होगा डायमंड यानी कि हीरा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? सो आई होप कि आपको कहानी अच्छे से क्लियर हो गई हो, जहां पर मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स की पूरी खिचड़ी जो है वो आपको बता दी है, लेकिन हमने इसे बहुत ही प्यार से पूरा समझा है ना। अब आपका एक काम है, जैसे मैंने आपको कम शब्दों में लिखवा के बहुत सारा पढ़ाया है, वैसे ही आपको भी इसे लिखना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको जो आज की क्लास में मैंने पढ़ाया उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सो वो मिलेगी भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जल्दी से जाना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है ना। और वहां पे जितनी भी पीडीएफ इसके पहले वाली क्लासेस की, उसके पहले वाली बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि AEC प्लस आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और आप AEC एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस से फेसबुक पर जुड़कर भी कई सारी अदर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू क्लास।